यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 19 और 20 दोस्तों। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये पेपर हुआ था आपका 19 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछा है कंप्यूटर सुरक्षा में किसका अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम परिसंपत्तियों को केवल अधिकृत पक्षों मतलब पार्टियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सुरक्षा में किसका अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम परिसंपत्तियों को केवल अधिकृत पक्षों या पार्टियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अखंडता मतलब स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ठीक है। अखंडता क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी का अर्थ कंप्यूटर सिस्टम की परिसंपत्तियों को केवल अधिकृत पक्षों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। अखंडता मतलब क्या है, इंटीग्रिटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्न में से किसका उपयोग कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। कीबोर्ड को अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना चाहते हो तो इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए यूएसबी पोर्ट का यूज़ किया जाता है। किसका, यूएसबी पोर्ट का। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी पोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके का पोर्ट होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये आपका यूएसबी पोर्ट कहलाता है, ठीक है। इसका यूज़ होता है कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, और आपके पेन ड्राइव में भी दोस्तों यूएसबी पोर्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्तमान समय प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को दबाया जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में आपके सिस्टम का जो वर्तमान टाइम है उसे आप क्या करना चाहते हो, एक्सेल में सीट पे प्रदर्शित करना चाहते हो, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे। तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, ठीक है, साइन। कौन सा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन बटन का यूज़ करोगे, जिससे क्या होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रेजेंट टाइमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, आपको शो होने लगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है एमएस एक्सेल में शॉर्ट फीचर का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में शॉर्ट फीचर का क्या उद्देश्य होता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यह सेल्स की रेंज को वर्ण क्रम या अंकीय क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। सेल्स की रेंज को क्या करता है, वर्ण क्रम में, मतलब अल्फाबेटिक कैरेक्टर में, या न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, न्यूमेरिक नंबर्स को व्यवस्थित करने का काम करता है, ठीक है। क्या, शॉर्ट फीचर। शॉर्टिंग करना क्या हो गया, जैसे अगर आपके पास अल्फाबेटिक कैरेक्टर हैं तो उसे आप क्या करोगे, ए टू जेड फॉर्म में उसे अरेंज करोगे। अगर नंबर्स हैं तो 1 to 100 या 100 to 1 इस फॉर्म में क्या करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है। तो ये इस काम के लिए जो है शॉर्ट फीचर का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों ब्राउज़र क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ब्राउज़र क्या है। तो दोस्तों ब्राउज़र जो है यह वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको www डॉक्यूमेंट देखने में सक्षम बनाता है, ठीक है। जो इंटरनेट पे कोई डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आपको सक्षम बनाता है, ये क्या है, ये आपका ब्राउज़र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी। लेकिन विजुअल स्टूडियो क्या है दोस्तों, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है इनमें से क्या एल्गोरिदम का आलेखी निरूपण है, ठीक है। क्या एल्गोरिदम का आलेखी निरूपण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में क्या किया जाता है, आरेखों का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब इसमें स्पेशल सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। लाइक तो कुछ बॉक्स, इनका अलग मीनिंग होता है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ डायमंड शेप होते हैं, ठीक है, सर्कल होता है,
और साथ ही साथ एरोज़ का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एमएस वर्ड में कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करने के लिए आप निम्न में से किस कुंजी का यूज़ करोगे, ठीक है। कर्सर के बाईं ओर, ये माउस का कर्सर हो गया और इसके इस तरफ जितने भी लाइन लिखी हुई हैं, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, अगर आप इसे मिटाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की या कौन सी की का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए बैक स्पेस की यूज़ करते हैं। किसका? बैक स्पेस की इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किसका उपयोग एक्सेल में एक्टिव सेल को सेल A1 में मूव कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसका उपयोग एक्सेल में एक्टिव सेल को सेल A1 में मूव कराने के लिए किया जाता है। A1 क्या है दोस्तों? सबसे फर्स्ट सेल का एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको क्या कराना है, कर्सर को मूव कराना है, ठीक है, एक्टिव सेल को मूव कराना है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करोगे? तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है वो है आपका कंट्रोल के साथ होम बटन, ठीक है। आप जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ होम बटन प्रेस करोगे, आपका कर्सर जो है सीधे A1 सेल, मतलब सबसे फर्स्ट कुंजी, सबसे फर्स्ट सेल में जो है ये कर्सर क्या आ जाएगा, उस सेल में आ जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, कंट्रोल के साथ होम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वैन का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है। वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों वैन का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क वैन का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। एक टेबल में न्यूनतम कम से कम एक रो और एक कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक रो और एक कॉलम होता है, ये इनकी सबसे कम संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। एक रो एक कॉलम से मिलके जो है एक टेबल क्रिएट होता है। कम से कम इतनी संख्या की ज़रूरत है, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कुंजियाँ सभी विंडो को पारदर्शी बना देती हैं जिससे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हो, ठीक है। सभी विंडो को क्या करती हैं? पारदर्शी बना देती हैं जिससे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडो लोगो की के साथ स्पेस बार की, ठीक है। विंडो लोगो की के साथ स्पेस बार की प्रेस करते हो तो इससे क्या होता है, सभी विंडोज़ को पारदर्शी बना देती है जिससे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रिंट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? प्रिंट प्रीव्यू का, ठीक है। प्रिंट लेने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है इंटरनेट को इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंटरनेट को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट को और हम नेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल देखिए दोस्तों। इंटरनेट को नेट के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क का एक समूह है जो डेटा के आदान प्रदान हेतु एक सामान्य सॉफ्टवेयर प्रतिमान का प्रयोग कर सामान्य समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है कि इंटरनेट को नेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आईपी एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी लंबाई होती है 32 बिट, ठीक है। कितने बिट की होती है? आईपी एड्रेस की लंबाई 32 बिट की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि देखिए क्या पूछ रहा है, मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया निम्न कहलाती है, ठीक है। मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? स्वैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वैपिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर
थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कंप्यूटरीकृत स्प्रेडशीट के उपयोग का क्या लाभ नहीं है। ठीक है, कंप्यूटरीकृत स्प्रेडशीट के उपयोग का क्या लाभ नहीं है। तो दोस्तों क्या लाभ नहीं है इसका लाभ? आरंभिक सेटअप की लागत। ठीक है, आरंभिक सेटअप की लागत जो है कंप्यूटरीकृत स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यूजर नेम व पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया निम्न रूप में जानी जाती है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये जानी जाती है आपकी प्रमाणीकरण के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? प्रमाणीकरण के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक डैश वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आवाज पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, एक ऐसा उपकरण है जो कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आवाज पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन है ये है आपका माइक्रोफोन। ठीक है, कौन सी डिवाइस है? माइक्रोफोन है, जो कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब आवाज पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि डैश वह शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में लिखित सामग्री को बीच में अलाइन करने के लिए किया जाता है। बीच में अलाइन करना मतलब क्या? सेंटर में अलाइन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी यूज होती है वो है आपके कंट्रोल के साथ ई बटन। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट कुंजी प्रेस करते हैं वो है आपका कंट्रोल के साथ ई बटन। ठीक है, इसे आप प्रेस करते हैं तो आपके द्वारा जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया गया है वो पेज के बीचों बीच आ जाता है। ठीक है, पेज के बीचों बीच आ जाता है, मतलब सेंटर में आ जाता है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करते हैं, और कंट्रोल के साथ जे बटन का यूज़ किया जाता है जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल के साथ एल बटन का यूज़ होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल के साथ आर बटन का यूज़ होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका 19वां नंबर सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, पुराने पेपर का। अब हम 20वां नंबर सेट स्टार्ट करने वाले हैं, और ये पेपर हुआ था आपका 19 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को। ठीक है, सभी लोग दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम सीमा कितनी होती है। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 16,384। ठीक है, कितनी होती है? 16,384 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि DSL इसका एक उदाहरण है। ठीक है, DSL किसका एक उदाहरण होता है? DSL, तो दोस्तों DSL जो है ये एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उदाहरण होता है। किसका? ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है। यह एक ऐसी दूरसंचार सुविधा होती है जिसमें एक ही संचार माध्यम पर डेटा और अन्य सेवाओं के कई चैनल्स का संचरण किया जा सकता है। वर्तमान में कई ब्रॉडबैंड तकनीक उपलब्ध हैं जिनमें सर्वाधिक प्रयोग होने वाली तकनीक केबल तथा DSL ब्रांड है। ठीक है, ब्रॉडबैंड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शब्द फायरवॉल निम्न में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फायरवॉल किस में यूज होता है? तो दोस्तों ये यूज होता है इंटरनेट के सिक्योरिटी में। किस में यूज होता है? इंटरनेट के सिक्योरिटी में इसका यूज होता है। ये बाहरी अटैक से जो है आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है मशीन कोड कंप्यूटर की मूलभूत भाषा है जिसमें निम्न का एक लंबा अनुक्रम सम्मिलित होता है। ठीक है, मशीन कोड कंप्यूटर की मूलभूत भाषा है, इसमें निम्न का एक लंबा अनुक्रम सम्मिलित होता है। किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इकाई एवं शून्य का, मतलब 1 और 0 का जो है एक लंबा क्रम, इनके कॉम्बिनेशन का एक लंबा क्रम क्या होता है? सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। कहने का मतलब बाइनरी भाषा को ही क्या बोलते हैं? मशीन कोड लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है
कि एमएस एक्सेल में सभी उपरोक्त सेलों के योग करने हेतु फॉर्मूला निर्माण के लिए किसे दबाया जाता है। ठीक है, कि एमएस एक्सेल में सभी उपरोक्त सेलों के योग करने हेतु फॉर्मूला के निर्माण के लिए किसे दबाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल्टर के साथ इक्वल बटन। ठीक है, किससे दबाया जाता है, ऑल्टर बटन के साथ इक्वल बटन को दबाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि डैश का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में परिचर्चित शब्दों तथा विषयों की सूची बनाने के लिए किया जाता है उस पृष्ठ के साथ जिस पर वे दिखाई देते हैं। ठीक है, किसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में परिचर्चित शब्दों तथा विषयों की सूची बनाने के लिए किया जाता है उन पृष्ठों के साथ जिन पर वे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडेक्स। ठीक है, किसे बनाया जाता है, इंडेक्स बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में क्या क्या बताया गया है कि इंडेक्स का उपयोग कर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में परिचर्चित शब्द तथा विषयों की सिलसिलेवार एक ऐसी सूची तैयार की जा सकती है जिनमें हम उन्हें उन पृष्ठों के साथ देख सकते हैं जिसपे वे मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब वो टॉपिक और उस टॉपिक का पेज नंबर ये किस पे मौजूद होता है, ये इंडेक्स पेज पे मौजूद होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट एक्सप्लोरर निम्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है क्या है, तो दोस्तों ये है आपका वेब ब्राउजर। क्या है, वेब ब्राउजर होता है और इसका यूज किया जाता है दोस्तों www पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को क्या करने के लिए, देखने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है इंटरनेट को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज माध्यम नहीं है। ठीक है, कौन सा एक स्टोरेज मीडियम नहीं है, यहाँ पे दिया गया स्कैनर, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। स्कैनर क्या है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है, जबकि यहाँ पे पूछा है आपसे स्टोरेज का मीडियम नहीं है। तो दोस्तों स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, अर्थात ये स्टोरेज मीडियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एमएस वर्ड में बॉर्डर का उपयोग किसमें किया जा सकता है। ठीक है, एमएस वर्ड में बॉर्डर का उपयोग जो है किसमें किया जाता है, तो दोस्तों ये जो है केवल सेल्स, केवल पैराग्राफ, केवल टेक्स्ट, दोस्तों इन सभी में जो है हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक पेज पे देखा होगा, ये पेज है, इसमें इसके जस्ट हर एक तरफ क्या होता है, एक पतली सी लाइन होती है, क्या कहलाती है, बॉर्डर कहलाती है। ठीक है, तो ये बॉर्डर जो है ये सेल्स में भी दी जा सकती है, पैराग्राफ में भी दिया जा सकता है और टेक्स्ट में भी दिया जा सकता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में निम्न में कौन सा कमांड होम मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, ऐसा कौन सा कमांड है जो होम मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टेबल, टेबल जो है ये होम मेन्यू में अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एमएस वर्ड में किस फीचर, कौन सा फीचर नियत बर्तनी टाइपिंग, छोटे से बड़े अक्षरों में परिवर्तन अथवा व्याकरण की त्रुटियों को स्वतः शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा फीचर है, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटो फिक्स, ऑटो स्पेल, ऑटो मार्क और ऑटो करेक्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसके बारे में बताया गया है कि एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट विकल्प की सहायता से नियत बर्तनी टाइपिंग व छोटे से बड़े अक्षरों में परिवर्तन के साथ ही व्याकरण संबंधी त्रुटियों को भी सुधार कर आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है वह मेमोरी जो वैद्युत रूप से प्रोग्राम योग्य एवं पैराबैग्निक होती हैं क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वह मेमोरी जो वैद्युत रूप से प्रोग्राम योग्य एवं पैराबैग्निक होती हैं क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये कहलाती है ऑप्शन नंबर 3 ईप्रोम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, ईप्रोम कहलाती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि
ईप्रोम का पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह प्रोम से भी भिन्न होते हैं क्योंकि इस पर एक से अधिक बार प्रोग्राम अथवा डेटा लिखा जा सकता है। किसी ईप्रोम का डेटा उसे शक्तिशाली परावैज्ञानिक विकिरण विकिरण से रख कर हटाया जा सकता है। ठीक है, इसमें डेटा लिखा भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है दोस्तों, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। डी रैम निम्न के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, डी रैम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों पहली बात आपको पता होना चाहिए, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है डी रैम का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एमएस डॉस में आप डिसलेक सिस्टम डेट के लिए कौन सा कमांड देखेंगे? ठीक है, डिसलेक सिस्टम डेट के लिए कौन सा कमांड देखेंगे? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज होता है वो है आपका डेट कमांड। ठीक है, कौन सा कमांड? डेट कमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डैश माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटर यंत्र है। ठीक है, कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर यंत्र है? तो दोस्तों कौन सा है? ये है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो है मतलब पीसी बोलते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटर यंत्र है। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर दोस्तों जिसमें केवल एक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे क्या बोलते हैं? यूनी प्रोसेसर। और जिसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ओएस कंप्यूटर संक्षिप्ति का सामान्य अर्थ है। ठीक है, ओएस कंप्यूटर संक्षिप्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सामान्य अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस शॉर्ट फॉर्म का क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एमएस एक्सेल में अगले वर्कशीट में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? ठीक है, एमएस एक्सेल में सपोज करो आप दूसरे नंबर वर्कशीट पे हो। ठीक है, अब आप तीसरे नंबर वर्कशीट पे जाना चाहते हो, तो इसके लिए कौन से शॉर्टकट की यूज करोगे? तो दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट की यूज करोगे कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन। ठीक है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन क्लिक करोगे तो अभी आप जैसे आप 2 नंबर पेज पे हो तो आप किस नंबर पे पहुंच जाओगे? तीसरे नंबर इस वर्कशीट पे पहुंच जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे जाने के लिए या चौथे नंबर पे जाने के लिए आप जो है कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है सीडी कंप्यूटर सिस्टम का सामान्य अर्थ होता है। सीडी कंप्यूटर सिस्टम का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका सामान्य अर्थ होता है कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क होता है। और सीडी जो है कंपैक्ट डिस्क का क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है एमएस वर्ड 2007 में सेव एज फंक्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? ठीक है, सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए F12। ठीक है, फंक्शन की F12 का यूज किया जाता है सेव एज के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? तो देखिए यहाँ आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ड प्रोसेसिंग यूटिलिटी का उपयोग आप समानार्थक, ठीक है, आप समानार्थक शब्द को खोजने के लिए करेंगे? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ड प्रोसेसिंग यूटिलिटी का उपयोग आप समानार्थक शब्द को खोजने के लिए करेंगे? तो समानार्थक शब्द को खोजने के लिए मतलब ऐसा शब्द जिसका अर्थ समान होता है, ऐसे शब्द को ढूंढने के लिए कौन से विकल्प को चुनेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थिसॉरस का यूज करते हैं। किसका? थिसॉरस का यूज करते हैं। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ऐसे वर्ड जिसका समान अर्थ होता है, समान अर्थ के वर्ड को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सेट 19-20 कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने 20 सेट कंप्लीट करा दिए पुराने पेपर का। ये पेपर 2017 में हुआ था पटवारी का। उस टाइम पे दोस्तों कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन ही आते थे, लेकिन अब के टाइम पे जो है कंप्यूटर के आपके जो है 20
5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? कितने का? 25 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आएगा और 25 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर पर क्वेश्चन पे 1-1 नंबर रहेगा, ठीक है? तो दोस्तों ये पहले था आपका, पहले 5 सब्जेक्ट रहते थे, अब 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है? और माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसे पढ़ते जाइए, अच्छे से तैयारी करते जाइए, ठीक है? और ये कंप्यूटर के आपके जो है ओल्ड पेपर की लाइव क्लास है, शाम को 5 बजे रहती है। इसमें 35 सेट हैं, ये 35 सेट मैं आपको कंप्लीट कराऊँगी। 20 हो गए, 15 और सेट बचे हैं, वो भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? फिर आपकी थ्योरी क्लास लेंगे, ठीक है? टॉपिक वाइज़। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लगी क्लास। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।